हे दोस्तों, मुझे बस अपने 12 मिनट दे दो और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज मैं आपको ऐसे 7 जापानीज फिलॉसफीज बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप 97% लोगों से आगे निकल जाओगे। और ये सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं है, इसके पीछे हार्ड हिटिंग फैक्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फैक्चुअली आप कैसे ये चीज़ कर सकते हो और ये करने के लिए हम जापानीज फिलोसफी क्यों यूज़ कर रहे हैं। वेल, जापान एक ऐसा देश है जहाँ साल में 1500 से भी ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते हैं। ये वही देश है जिसके ऊपर 2 बार से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया है, जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर्स, इकोनॉमिक कोलैप्सेस आए हैं। बट इतना सब कुछ होने के बाद भी ये देश आज टॉप 5 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड में आता है। और सिर्फ पैसे की बात नहीं है, हेल्थ वाइज भी देखोगे तो जापान वो देश है जिसमें बहुत ज़्यादा जीने वाले हेल्दी लोग मिलते हैं, जिनका डिसिप्लिन टॉप नॉच है, जिनका टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। बट ये सब हुआ कैसे? ऐसा तो था नहीं कि इनके पास बहुत ज़्यादा पहले से रिसोर्सेज थे, इनकी पॉपुलेशन बहुत यंग लोगों की, स्मार्ट लोगों की है, इनके पास बहुत परफेक्ट सिस्टम्स है। वेल, ये सारी चीज़ अगर है भी तो ऊपर ऊपर की चीज़ है। जो चीज़ की वजह से जापान इतना आगे निकल गया है तो इसके पीछे है उनका अनब्रेकेबल माइंडसेट। बिकॉज बिल्डिंग्स एक बार टूट के गिर जाएगी तो बन जाएगा, लेकिन माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा तो अब ये सब चीज़ें कभी नहीं हो पाएगी। और जापान के पास इतना स्ट्रांग माइंडसेट आया कैसे? उनकी एंशिएंट फिलॉसफीज की वजह से। जो एंशिएंट फिलॉसफी को वो भूल नहीं गए हम लोगों की तरह, एल्विश भाई, उन्होंने अपनाया और आज भी उसका यूज़ कर रहे हैं। ये वही फिलॉसफीज है जिनकी हेल्प से पहले एंशिएंट जापानीज लोग नॉर्मल लोगों को लेके एक वॉरियर में कन्वर्ट कर देते थे। एक आम इंसान जिनको ये फिलॉसफी सिखा के उनको एक ऐसा योद्धा बना दिया जाता था जो जान ले भी सकता था और दे भी सकता था। ये प्रिंसिपल जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं है, ये एक्चुअल में आप बोल सकते हो एक सिस्टम है लाइफ जीने का, जिससे आप कंफर्ट छोड़ के डिसिप्लिन की तरफ जाओगे, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ जाओगे और फेलियर से फ्रीडम की तरफ जाओगे। ये 7 फिलॉसफीज अगर आप अच्छे से समझ गए और उसको थोड़ा भी आपने अप्लाई कर लिया तो पक्का आप दुनिया के मैक्सिमम लोगों से आगे निकल जाओगे। और ये फिलॉसफीज बताने के लिए मैं आपके साथ कई सारी इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूंगा, प्लस मैं एक हैबिट भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आप आज से करना स्टार्ट कर सकते हो इस मॉडर्न टाइम में, जिससे आपका लॉजिकल इमोशनल ब्रेन दोनों हैप्पी रहेंगे। अभी सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहली जापानीज फिलॉसफी के साथ, जिसके बिना बाकी 6 अधूरे हैं। इस फिलॉसफी को बोलते हैं शूग्यो, मतलब रिचुअल सफरिंग। आपने कई बार ऐसे मॉन्क्स को देखा होगा जो लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग चीज़ें करते रहते हैं, जैसे अपनी गर्दन से हैवी कार्ड्स को खींचना, थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स किसी पेड़ में पंच मारना ताकि उनके आयरन फिस्ट बन सके, ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी अचीव करना जिससे कि वो अपने बॉडी को पेपर की तरह मोड़ सके। ऐसे ही कुछ मॉन्क्स है ना एक और फिजिकली चैलेंजिंग काम करते हैं, जहाँ पे वो ठंड के मौसम में फ्रीजिंग वाटरफॉल होता है, वो वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाते हैं। उनका बदन कई बार कांपता है, वो थरथराते हैं, रूह कपा देने वाली जो ठंडी होती है ना, वैसी ठंडी में वो वाटरफॉल के सामने जाके बैठते हैं और शांत बैठे रहते हैं। उनका पूरे बदन में कपकपी आती है बट स्टिल वो लोग हिलते नहीं हैं। अब आप बोलेंगे यार ये ऐसे टॉर्चर करते ही क्यों है? वेल, ये टॉर्चर नहीं है, ये है शूग्यो, एक ऐसी ट्रेनिंग जो आपको पहले अंदर से तोड़ती है और फिर दोबारा और मजबूत बनाती है। देखो, आज के ज़माने में 99% लोग डिस्कम्फर्ट से भागने पे फोकस करते हैं। ज़रा सी गर्मी लगी, भाई एसी चालू कर दो, थोड़ा सा भी बोर हुआ फ़ोन उठा लो, भूख लगी है फटाक से कुछ ऑर्डर दे दो ऑनलाइन। जबकि जापानीज फिलॉसफीज थी ना, वो ये जानती है कि कंफर्ट इंसान को बहुत कमज़ोर बना देता है, इसीलिए वो ज़िंदगी को एक डोजो की तरह जीने की कोशिश करते थे और तकलीफ को ही अपनी प्रैक्टिस समझते थे। वो ऑब्स्टेकल को ऑब्स्टेकल नहीं बल्कि ऑब्स्टेकल को रास्ता समझते थे जीने का। हगाकुरु में लिखा हुआ है कि द वे ऑफ समुराई इज फाउंड इन डेथ। और इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ मतलब मरी जाना। डेथ का मतलब है अपने कंफर्ट लविंग वर्जन को मार देना, और कंफर्ट को मारने का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है डिसिप्लिन। मियामोटो मुसाशी, जिन्होंने 60 से ज़्यादा डुएल जीते हैं, वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, वो कैलीग्राफी भी करते थे। क्यों? क्योंकि एक परफेक्ट ब्रश स्ट्रोक बनाने के लिए वही डिसिप्लिन चाहिए जो परफेक्ट स्वॉर्ड चलाने के लिए चाहिए होता है, जो बोरिंग होता है, टायरिंग होता है, बट जो वॉरियर्स वे होता है। इसलिए आप भी शूग्यो को अपनी लाइफ में लाना स्टार्ट करो। जानबूझ के डिस्कम्फर्ट की तरफ आगे बढ़ो, भागो मत उससे, डिस्कम्फर्ट की तरफ जाओ। ठंडी लग रही है फिर भी ठंडे पानी से नहाओ। एक दिन बिना पंखे के बैठने की कोशिश करो, बिना फ़ोन के 20 मिनट आधे घंटे बैठने की कोशिश करो। और ये सब कुछ नहीं हो रहा तो छोड़ो, एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। आपको पता है सिर्फ 23% लोग ही हैं जो एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं। सो अगर आप सिर्फ ये एक आदत, आज मॉडर्न टाइप का शूग्यो ही है, अपने आप को जिम में जाके तोड़ना, तो इससे आप 77% लोगों से आगे निकल जाओगे। ये चीज़ को आपको करना है डिसिप्लिन के साथ। और एक बात और याद रखो, डिसिप्लिन विदाउट डायरेक्शन इज़ जस्ट सफरिंग। बट हाँ, आपको बस बिना मीनिंग के सफरिंग नहीं करना, उसके पीछे एक मीनिंग होना चाहिए, और वो मीनिंग मिलता है प्रिंसिपल नंबर 2 से, जिसे बोलते हैं इकिगाई, योर पर्पस योर पुल। शूग्यो आग की तरह है तो इकिगाई कंपास की तरह है, जो आपको डायरेक्शन बताएगा कि इस आग को किस डायरेक्शन में आपको छोड़ना है। इकिगाई आपका रीज़न है हर सुबह जोश के साथ उठने का, ये आपको पर्पस देता है, जो आपकी रूटीन को रिचुअल बना देता है, जो आपके पेन को प्रोग्रेस बना देता है।
जापान में ना एक डॉक्टर है जिनका नाम है डॉक्टर शिगेयाकी हिनोहारा, जो कि दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग फिजिशियन है। इन्होंने कई सारी किताबें लिखी है, कई सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया, लेक्चर्स दिए हैं और उन्होंने कभी भी काम करना बंद भी नहीं किया 100 साल का होने के बाद भी। कई बार लोग उनको बोलते थे आपकी इतनी उम्र हो गई है, अब क्या ज़रूरत है आपको काम करने की, तो इसके ऊपर वो स्माइल करके बोलते थे कि अभी मेरे पास बहुत कुछ है दुनिया को देने के लिए। और हर सुबह उसी एक्साइटमेंट के साथ उठते थे लोगों की मदद करने, क्योंकि वो उनका इकिगाई था। इनफैक्ट आपको पता है साइंस भी ये चीज़ बोलती है कि जापान में वन ऑफ द हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाले लोग रहते हैं, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे लोग इकिगाई को फॉलो करते हैं। इसलिए आप भी कोई एक चीज़ पकड़ो और उसको पूरे दिल के साथ करने की कोशिश करो, अपना इकिगाई फाइंड आउट करने की कोशिश करो, क्योंकि 92% लोग गोल्स तो बनाते हैं बट उस पर टिकते नहीं हैं, उसको छोड़ देते हैं। स्पेशली आज के टाइम पे जहाँ पे हर कोई आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, आपका फोकस आपसे छीनने की कोशिश कर रहा है, और इसी रीज़न से वजह से ना कई बार इकिगाई भी फ्रस्ट्रेशन में बदल सकता है। इसीलिए नेक्स्ट प्रिंसिपल को ज़रूर समझना ताकि इकिगाई फ्रस्ट्रेशन में ना बदले। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? कोडावारी, द प्योरेस्ट ऑफ एक्सीलेंस विद फोकस। देखो इकिगाई आपको आपका वाई देगा, तो कोडावारी आपको हाउ देगा। जापान में ना एक कल्चर है कि वो छोटी छोटी चीज़ें भी करते हैं ना तो बहुत दिल से और अच्छे से करते हैं। आपने कई बार यूट्यूब पे वीडियोस देखे होंगे जहाँ पे अगर जापानीज़ लोग चप्पल भी उतार रहे तो एकदम लाइन से अच्छे से उतारेंगे। एक वीडियो में मैंने देखा था कि कैसे लोग है ना वो बिंदी जैसा होता है वो चिपका रहे थे, तो हर कंट्री वाले जहाँ पे भी मन कर रहा था वहाँ पे चिपका रहे थे, लेकिन जापानीज़ वाले एकदम प्रॉपर लाइन से उस चीज़ को चिपका रहे थे। वो बेसिकली आप बोल सकते हो एक फॉर्म ऑफ कोडावारी है, रिलेंटलेस पर्सुएट ऑफ एक्सीलेंस इवन इन द स्मॉलेस्ट डिटेल्स। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जीरो द सुशी मास्टर। आपको पता है जापान में एक शेफ़ है जिनका नाम है जीरो ओनो, जो 90 साल के ऊपर के हैं, और वो हर दिन एक ही काम करते हैं एक्सीलेंस के साथ। क्या काम? हर दिन सुशी बनाना। वो बराबर से राइस लेंगे, उसके परफेक्ट टेम्परेचर बनाएंगे, मच्छी को एकदम परफेक्ट तरीके से कट करेंगे, प्लेट को अच्छे से अलाइन करेंगे, सब कुछ एग्जैक्ट सेम। और ये चीज़ वो हमेशा करते हैं, चाहे कोई देखे चाहे ना देखे। और यही रीज़न है जिसकी वजह से उनको एक नहीं, दो नहीं, 3 मिशेलिन स्टार्स मिल चुके हैं। इवन बराक ओबामा ने जब उनकी सुशी खाया तो उनको तारीफ़ की कि ये वन ऑफ द बेस्ट सुशी है जो मैंने खाया। ये भी एक टाइप का कोडावारी है। अब ये प्रिंसिपल आप कैसे यूज़ कर सकते हो? देखो आज दुनिया में ना 14% लोग ही इफेक्टिवली नई नई चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, एआई का यूज़ कर रहे हैं या फिर अलग अलग टूल्स का यूज़ कर रहे हैं अपने आप को मास्टर बनाने के लिए किसी चीज़ में। अगर आप 86% लोगों से आगे निकलना चाहते हो तो ऐसे न्यू एज टूल्स का यूज़ करो। सब में नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट कुछ चीज़ों में स्मॉल डिटेल्स पे भी फोकस करो, एक्सीलेंस के पीछे भागो, चीज़ों को दिल से करने की कोशिश करो, 100% देने की कोशिश करो। बट हाँ, ये करते करते एक बात ज़रूर याद रखना, कई बार आप अपना 100% दोगे, बहुत अच्छे से चीज़ें करोगे, फिर भी चीज़ें जैसा आप चाहते हो वैसे ना हो, और यहीं पे मैक्सिमम लोग टूट जाते हैं बिकॉज वो उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो उनके हाथ में ही नहीं है। और यहीं पे आता है नेक्स्ट प्रिंसिपल जो है शिकाता गानाई। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपना पूरा 110% दिया, बहुत मेहनत करी बट स्टिल रिजल्ट अच्छे नहीं आए, या कुछ तो ऐसा हो गया जो आपके कंट्रोल में नहीं था और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए? वेल, जापानीज़ लोग इस मोमेंट में कहते हैं शिकाता गानाई। ये रियल स्टोरी है। 2011 में जब सुनामी आई थी जापान में, तब पूरा टाउन तबाह हो गया था, लोगों के घर, फैमिली, सारा सामान यहाँ वहाँ हो गया था। लेकिन फिर भी कैमरे ने कैप्चर किया कि जो जापानीज़ लोग थे ना, वो लोग फ्रस्ट्रेट होके लड़ने के बजाय, कुछ भी करने के बजाय आराम से अपने भी चीज़ें थी उसको साफ़ कर रहे थे, सब चीज़ को वापस से सही कर रहे थे। कोई आउटरेज नहीं, कोई ब्रेकडाउन नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस सुनाई दे रहा था, शिकाता गानाई। इसका मतलब सरेंडर करना नहीं है, इसका मतलब है इमोशनल क्लैरिटी रखना। देखो कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है, किसी की जॉब चली गई, किसी का रिश्ते टूट गए, ट्रैफिक जैम में अटक गए, तो यूजुअली क्या करते हैं, गालियाँ देते हैं, लड़ते हैं और बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनके लिए ही नुकसान वाला हो। जबकि ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि स्ट्रेस मत लो, एनर्जी बचाओ और उसे यूज़ करो उन चीज़ों पे जिस पे आपका कुछ कंट्रोल है, तो आप अपने दिमाग को 10 टाइम ज़्यादा लाइटर बना लोगे और दुनिया में मैक्सिमम लोगों से आगे निकल जाओगे। एक हैबिट कौन सी आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हो? अगेन, फालतू की न्यूज़ और उन सारी चीज़ों को देखना बंद करो जिस पे आपको कुछ कंट्रोल ही नहीं है। फोकस करो अपने ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव करो, एक्सेप्ट करो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जब आप चीज़ों को ऐसी एक्सेप्ट करना सीखोगे तब आपको ना कुछ क्रैक्स, कुछ फ्लॉज और इम्परफेक्शन दिखना स्टार्ट हो जाएंगे ज़िंदगी में। वो टाइम पे क्या करना है? वो टाइम पे आपको जापानीज़ के नेक्स्ट फिलॉसफी को समझना है, जैसे बोलते हैं वाबी साबी। आपको पता है जापान में ना एक कल्चर है किंत्सुगी जिसे बोलते हैं। उनका एक रिचुअल होता है जहाँ पे अगर कोई बाउल टूट जाए ना तो वो उसको जोड़ते हैं। ऐसे नहीं जोड़ते हैं, वो उसको जोड़ते हैं गोल्ड का यूज़ करके या फिर सिल्वर का यूज़ करके। और वो ऐसा क्यों करते हैं? बिकॉज वो क्रैक्स को छुपाने के बजाय उसे और हाईलाइट करना चाहते हैं। इससे वो ये मैसेज देना चाहते हैं, टूटी चीज़ भी बहुत कीमती होती है, हर बार परफेक्ट दिखना ज़रूरी नहीं है।
इम्परफेक्ट चीज़ें ही कई बार रियल होती है। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल फिलॉसफी है अगर आप सोचने जाओ तो। कई बार है ना, आप अपने इम्परफेक्शन को बहुत छुपाने की कोशिश करते हैं। कोई वीडियो बनाना है तो एकदम परफेक्ट तरीके से बनाना है, कोई भी काम करना है तो बहुत परफेक्ट तरीके से करना है, और परफेक्ट करने के चक्कर में कई बार हम चीज़ें स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। याद रखो, थोड़ा बहुत इम्परफेक्शन अगर आपकी ज़िंदगी में रहेगा तो वो बुरा नहीं है, बट हाँ, आपको एक्सीलेंस के पीछे भागना है, लेकिन परफेक्टली चीज़ें करने के चक्कर में रुकना भी नहीं है। और यही एक स्वीट बैलेंस है जो अगर जिस दिन आप समझ गए ना, उस दिन आपको बहुत मज़ा आ जाएगा लाइफ जीने का। रिसर्च बताती है कि 80 से 90% बिगनर्स क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है वो ये काम करने के लिए रेडी ही नहीं है, और इस चक्कर में वो एक्शन ही नहीं लेते हैं। जबकि अगर वो परफेक्शनिज्म को साइड में रख के सिर्फ एक्सीलेंस चेस करने की कोशिश करे, जापानीज़ की इस नेक्स्ट प्रिंसिपल को फॉलो करके, तो एक दिन शायद उनको दुनिया परफेक्ट भी बोल दे। क्या है वो प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल है काइजन। काइजन का मतलब है डेली इंप्रूवमेंट। कोई चीज़ स्टार्ट करो और उसमें डेली इंप्रूवमेंट लेके आते जाओ। और बड़े इंप्रूवमेंट्स भी नहीं चाहिए, आपको छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स चाहिए जो आपको कई बार बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको पता है 1950s की बात थी, टोयोटा असेंबली लाइन का एक वर्कर था जिसने नोटिस करा कि जो कार का डोर है ना, उसको लगाने में 4 सेकंड ज़्यादा लग रहा है अच्छे से प्रॉपरली फिट करने में। अब ये बहुत छोटी सी चीज़ थी, लेकिन उसने छोटी सी चीज़ पे इंप्रूवमेंट करने पे फोकस किया। उसने उसके बारे में रिपोर्ट किया ताकि डिज़ाइन फास्टर हो। और आपको पता है, छोटी सी चेंज करने की वजह से हुआ ये कि जब ये 4 सेकंड को मल्टीप्लाई कर दिया गया मिलियंस ऑफ कार्स से जो प्रोड्यूस होने वाली थी, तो इससे थाउजेंड्स ऑफ आवर्स और मिलियंस ऑफ डॉलर्स बचे उस कंपनी के, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ पर फोकस करके। और इसी को बोलते हैं काइजन। डेली छोटी छोटी चीज़ों को इंप्रूव करते जाओ। और ये आप कर सकते हो एक बहुत अच्छी हैबिट का यूज़ करके, जो है रीडिंग। आपको पता है 70% से ज़्यादा लोग कॉलेज के बाद कभी बुक रीड ही नहीं करते हैं, वो अपने माइंडसेट को ग्रो करना बंद कर देते हैं। जबकि अगर आप सिर्फ किताब को थोड़ा भी पढ़ोगे, 1-2 पेज भी पढ़ोगे ना, तो इससे भी आप 1% इंप्रूवमेंट अपने आप में डेली ला सकते हो, जो ओवरऑल कंपाउंड करके बहुत बड़ा इफेक्ट बन जाएगा। और देखो, अभी मैंने आपको बहुत सारे प्रिंसिपल्स बता दिए, टोटल मैंने 6 प्रिंसिपल्स बता दिया, लेकिन आपको 7वां वाला समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना शायद आप कुछ भी नहीं कर पाओ। 7वां प्रिंसिपल्स है दनशारी। आपको पता है, जापान में एक ऑथर है जिनका नाम है हिडोको यामाशिता, जिन्होंने पॉपुलराइज किया दनशारी चीज़ को। बेसिकली वो एक औरत थी, उनकी हेल्प कर रहे थे, जो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉस्ट और स्टक फील कर रही थी। ये औरत के पास है ना 3000 से ज़्यादा किताबें थी। कितनी? 3000 से ज़्यादा किताबें, अपने छोटे से टोक्यो अपार्टमेंट में। हिडिको ने उनसे पूछा कि तुम जब अपने इस घर में जाते हो तो तुमको पावरफुल फील होता है या पावरलेस फील होता है? तो उस औरत ने जैसे ही ये सुनी, उसके आंसू निकल गए। उसने बोला कि मुझे बहुत पावरलेस और सफोकेशन फील होता है इतनी सारी किताबों के बीच में। हिडिको ने क्या बोला कि सारी किताबों को यहाँ से निकालना स्टार्ट करो और सिर्फ वो किताबों को अपने साथ रखो जो आपके सोल को जिसने टच किया। बेसिकली जो क्लटर उनके आसपास भर चुका था, उसको उन्होंने निकालना स्टार्ट किया। और जब उन्होंने इसको निकालना स्टार्ट किया तो उनका दिमाग शांत होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने अपनी टॉक्सिक जॉब जो उनकी थी उसको छोड़ दिया, आर्ट्स पे फोकस करना स्टार्ट किया। उन्होंने बोला कि मैंने उस दिन अपने सिर्फ घर को ही नहीं साफ़ किया, बल्कि अपने दिमाग को और अपनी आइडेंटिटी को साफ कर डाला। और यही है दनशारी, लेटिंग गो ऑफ व्हाट यू डोंट नीड टू डिस्कवर हु यू रियली आर। गुड बाय थिंग्स बाय फूमियो ससाकी। वो बोलते हैं जितना कम उतना क्लैरिटी आपको ज़िंदगी में मिलेगी। तो इसीलिए इसी लेसन से इंस्पायर होकर मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ। देखो, वैसे तो मैंने आपको 7 प्रिंसिपल्स बता दिया टोटल, लेकिन आपको ये 7 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पिछले कुछ वीडियोस में भी आपको कई सारी चैलेंजेस लेने के लिए बोला, जिसमें कई सारी हैबिट्स मैंने आपको बताया, लेकिन हर वीडियो में मैंने आपको एक बात हमेशा याद दिलाई थी कि क्या करो पता है, बहुत सारी हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश मत करो, डीक्लटर करो दिमाग को, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करो। लास्ट वीक मैंने आपको एक वीडियो बना के बोला था कि 7 दिन का चैलेंज लो। सेम चीज़ मैं आज आपको वापस बोलूँगा। मैंने आज आपको 7 प्रिंसिपल्स बताया, उनमें से कोई एक प्रिंसिपल को पकड़ो और अगले 7 दिन तक उसको अप्लाई करो, बस दैट्स इट। इससे क्या होगा, दनशारी भी फॉलो हो जाएगा, काइजन भी फॉलो हो जाएगा और दूसरे कई सारी चीज़ें भी फॉलो हो जाएगी ऑटोमेटिकली। सो पिछले हफ्ते का चैलेंज अगर आपने कंप्लीट किया, पिछले हफ्ते की वीडियो अगर आपने देखा था और मैंने जो बातें बोली थी उसमें से कोई एक हैबिट अगर आप 7 दिन तक किए थे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। आज से आप कौन सा नेक्स्ट चीज़ अगले 7 दिन में करने वाले हो वो भी ज़रूर बताना। बिकॉज देखो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आके आप सिर्फ वीडियोज़ की बातें सीखो नहीं, बल्कि उसको एक्चुअली प्रैक्टिकली अप्लाई करके अपनी लाइफ को चेंज करो। यही पावर है। तो अभी कमेंट करके बताओ कि इन 7 प्रिंसिपल्स में से कौन सा एक प्रिंसिपल आप आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो अगले 7 दिन के लिए। और मैं चाहता हूँ कि डेली आके इसके नीचे आप कमेंट करके भी अपनी अकाउंटेबिलिटी डाल देना। मैं चेकआउट भी करता रहूँगा। डे 1 पे डे 1 लिख देना, उसकी रिप्लाई में डे 2 लिख देना, डे 3 लिख देना। तो इससे भी आपको एक कंटिन्यूटी महसूस होगी, मालूम पड़ेगा ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसके बारे में डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है चैलेंजेस की, वो चैलेंजेस का वीडियो जाकर जरूर देख लेना, आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना? तो इसको जाने मत देना, सब्सक्राइब करके रखना। हर हफ्ते आके मैं आपको विनर बनने का मौका दूंगा। ठीक है ना? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।